नमस्कार। मुझे पता है कल इकोनॉमिक्स का बोर्ड एग्जाम है और दिल की धड़कनें थोड़ी तेज तो होंगी ही, लेकिन बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस रिवीजन में हम उन सबसे ज़रूरी सवालों पर नज़र डालेंगे जिनकी पेपर में आने की उम्मीद सबसे ज़्यादा है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सच में टेंशन बिल्कुल मत लो। साल भर जो मेहनत की है ना, उसे आखिरी दिन के डर से खराब नहीं करना है। आज का ये रिवीजन आपकी तैयारी को वो फाइनल टच देने के लिए है, ताकि आप कल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दे सकें। तो चलिए बिना एक भी मिनट गवाए हम सीधे उन सवालों पर आते हैं जो पिछले सालों के पेपर्स और बोर्ड के ट्रेंड को देखकर तैयार किए गए हैं। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों ही किताबों के जरूरी सवाल कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। 40 नंबर का सेक्शन है। और हाँ, यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी और आपका प्रेजेंटेशन यही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। हमारा पहला और सबसे ज़रूरी चैप्टर है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जो लगभग 10 नंबर का है। इसमें से एक बड़ा सवाल तो पक्का आता है। चलिए देखते हैं कौन सा। ये रहा वो 6 नंबर का सवाल जो कई बार पूछा गया है। एक 2 सेक्टर मॉडल में इनकम के सर्कुलर फ्लो को समझाइए और रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच अंतर बताइए। अच्छा, इसका जवाब देने के लिए ना इन पॉइंट्स को दिमाग में बिठा लो। सर्कुलर फ्लो में हाउसहोल्ड्स और फर्म्स के बीच पैसे और गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो दिखाना है। और हाँ, डायग्राम बनाना बिल्कुल मत भूलना, उस पर मार्क्स मिलते हैं। रियल जीडीपी वो बेस ईयर प्राइसेस पर होता है और असली ग्रोथ दिखाता है, जबकि नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर प्राइसेस पर होता है और इसमें महंगाई यानी इन्फ्लेशन शामिल होता है। अब आते हैं मनी एंड बैंकिंग पर। ये यूनिट करीब 6 नंबर की है और इसमें से सेंट्रल बैंक के फंक्शंस और कमर्शियल बैंक्स का क्रेडिट क्रिएशन ये सबसे हॉट टॉपिक्स हैं। यहाँ से 4 नंबर का ये सवाल बन सकता है, सेंट्रल बैंक यानी हमारे आरबीआई के सरकार के बैंकर और क्रेडिट के कंट्रोलर वाले काम को समझाइए। देखिए, यहाँ साफ दिख रहा है कि कैसे आरबीआई सरकार के लिए एक बैंकर का काम करता है, उसके अकाउंट संभालता है और दूसरी तरफ क्रेडिट सप्लाई को कंट्रोल करके पूरी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनाए रखता है। अपने जवाब में ये जरूर लिखना कि आरबीआई सरकार के खाते संभालता है और उसे शॉर्ट टर्म लोन भी देता है। साथ ही क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए वो रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर जैसे क्वांटिटेटिव टूल्स का इस्तेमाल करता है। अब उस यूनिट की बारी है जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, करीब 12 नंबर, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यहां से न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों आते हैं। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है एग्रीगेट डिमांड क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और इसे डायग्राम की मदद से समझाइए। यह सवाल बहुत बार आया है और इस डायग्राम से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। ये जो एडी कर्व है ये कुल खर्च को दिखाता है और 45 डिग्री लाइन दिखाती है एग्रीगेट सप्लाई को। जहां ये दोनों मिलते हैं ना, वही इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। पूरे नंबर के लिए ये डायग्राम बहुत बहुत जरूरी है। याद रखें, एडी का मतलब है इकोनॉमी में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल डिमांड। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, सी फॉर कंजम्पशन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्स-एम फॉर नेट एक्सपोर्ट्स। इन चारों को बस संक्षेप में समझा देना है। दोनों किताबों के जरूरी सवाल देखने के बाद चलिए अब कुछ प्रो टिप्स पर बात करते हैं। हाल के पेपर्स के ट्रेंड्स को देखते हुए ये टिप्स स्कोरिंग में बहुत मदद कर सकते हैं। हाँ, तो बहुत से स्टूडेंट्स एप्लीकेशन बेस्ड या कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवालों से डरते हैं। जैसा कि पिछले कुछ पेपर्स में देखा गया है, बोर्ड अब रटने की बजाय आपकी समझ को परख रहा है। तो इन्हें कैसे हल करें? अच्छे नंबर लाने के लिए हमेशा अपने जवाब की शुरुआत एक साफ सुथरी डेफिनेशन से करें। लंबे लंबे पैराग्राफ्स की जगह हेडिंग्स और पॉइंट्स का इस्तेमाल करें और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना मत भूलना। केस स्टडीज के लिए एनसीईआरटी की किताबों में जो साइड में फैक्ट बॉक्सेस और कॉलम्स दिए होते हैं ना, उन्हें ध्यान से पढ़ें क्योंकि सवाल अक्सर वहीं से बनते हैं। अच्छा, इस स्लाइड में रियल और नॉमिनल जीडीपी का अंतर बहुत ही सफाई से दिखाया गया है। बस इतना याद रखो, नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन शामिल होता है, जबकि रियल जीडीपी इन्फ्लेशन को हटा देता है। इसीलिए जब भी 2 अलग अलग सालों की इकोनॉमी को कंपेयर करना हो तो रियल जीडीपी एक बेहतर पिक्चर देता है। और अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो घबराना नहीं है। ये सिंपल सा 3 स्टेप फॉर्मूला याद रखना। न्यूमेरिकल सवालों के लिए ये बहुत जरूरी है। आपको बस नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी डिफ्लेटर से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है एंड दैट्स इट। चलिए अब बात करते हैं हमारी दूसरी किताब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की।
ये भी 40 नंबर की हैं और इसमें फैक्ट्स और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ हम भारतीय अर्थव्यवस्था के दो सबसे महत्वपूर्ण दौर को कवर करेंगे, 1950 से 1990 का प्लानिंग एरा और 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो आज भी हमारी इकोनॉमी को शेप करते हैं। इस हिस्से से ये 6 नंबर का सवाल सबसे ज्यादा संभावित है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या थी और इसका क्या असर हुआ? साथ ही 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी एलपीजी की मुख्य विशेषताएं बताइए। ये कार्टून ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद भारतीय किसान के बढ़े हुए आत्मविश्वास और समृद्धि को कितनी अच्छी तरह दिखाता है ना? इसने भारत को फूड ग्रेन्स, खासकर गेहूं और चावल में आत्मनिर्भर बना दिया था। जवाब के लिए इन कीवर्ड्स को याद रखें। ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल और फूड सिक्योरिटी की बात जरूर करें। और एलपीजी में लिबरलाइजेशन यानी लाइसेंस राज का खात्मा, प्राइवेटाइजेशन यानी निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका और ग्लोबलाइजेशन यानी दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ना, इन तीनों को समझाना है। अब आगे बढ़ते हैं 2 और जरूरी चैप्टर्स पर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और रूरल डेवलपमेंट। ये चैप्टर्स सामाजिक और कृषि क्षेत्र पर फोकस करते हैं। यहां से ये 4 नंबर का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के मुख्य सोर्स क्या हैं और ग्रामीण विकास में इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की क्या भूमिका है? इन पॉइंट्स को याद कर लें। ह्यूमन कैपिटल के सोर्सेज हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और माइग्रेशन पर किया गया खर्च। और रूरल क्रेडिट में बताएं कि कैसे कमर्शियल बैंक्स, RRBs और नाबार्ड जैसी संस्थाएं किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाकर सही ब्याज पर कर्ज देती हैं। तो ये थे कुछ सबसे जरूरी सवाल। हमने आज के इस क्विक रिवीजन में इन्हें कवर कर लिया है। अगर आपने इन सवालों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया है तो यकीन मानिए आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। खुद पर और अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा रखें। शांत मन से पेपर लिखेगा। परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।